तो आज 5 तारीख है और 5 तारीख इसलिए भी एक खास महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में जो एक नई पूरी फिलॉसफी राजनीतिक चिंतन की एक नई धारा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामाजिक राजनीतिक चिंतन में ले आने वाले कार्ल मार्क्स का जन्मदिन भी है। तो कार्ल मार्क्स के जन्मदिन के साथ साथ जिन्होंने पूरे के पूरे पूंजीवाद के नियम को, जीवन के नियम को, गतिकी को एक नया दर्शन दिया था, का जन्मदिन है। तो जन्मदिन पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शोषण मुक्त जीवन, किसी भी तरह का ऊंच नीच के खिलाफ जो पूरा संघर्ष चल रहा है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। नित्यानंद जी आ गए। तो आज का जो विषय है, कुल मिला के जो चुनावी माहौल है उसमें थर्ड राउंड का 2 दिन के बाद तीसरे राउंड का चुनाव होगा, पोलिंग होगी। और उसके पहले काफी उथल पुथल है, बहुत सारे एजेंडा अपने अपने ढंग से सेट किए जा रहे हैं। जहाँ एजेंडा नहीं है वो भी एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है। तो अभी 4-5 बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और उसमें अभी जो ताजा खबर है कि जिस संदेश खाली को लेके जिस तरह का पूरा एक माहौल बनाया गया था, सांप्रदायिक माहौल बनाया गया था। और केवल बंगाल के लिए ही नहीं, पूरे देश में इसको एक नजीर बना के पेश किया गया। देखिए मुस्लिम होंगे तो क्या क्या होगा। केरला में भी वही हाल था, केरला स्टोरी और क्या क्या उसको बाद में डिस्क्लेमर जोड़ के बताया गया कि ये मतलब फिक्सियस स्टोरीज है, कोई इसका किसी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो संदेश खाली का पूरा एक मामला स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उसका खुलासा हो गया है। उस पर एक अलग से बहस है। साथ ही इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, खास करके मोदी का जो पूरा जो सुर है वो बिगड़ा हुआ है। कभी वो पाकिस्तान, कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस, तो कभी अ, कुछ, कभी कुछ। प्रज्वल रेवन्ना का एक मामला आया है। तो एक कलकत्ता के जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर साहब हैं उनके ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है। तो ये सब पूरा एक माहौल है। इस माहौल में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ मैं बहुत आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कोई टाइम नहीं दिया आप लोगों को तैयारी करने के लिए। अ, अनिल कुमार राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार जी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, एक बड़े शिक्षक भी हैं। और शिक्षा अधिकार के कानून, जो कानून हुआ था या शिक्षा के बारे में जो भी आंदोलन चल रहे हैं देश भर में, उसके एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। विघ्नेश झा जी एज यूजुअल हमारे सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं। और नित्यानंद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ कोलकाता से सीधे जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं कि क्या माहौल है, किस तरह का। तो अभी क्या कलकत्ता से शुरू करते हैं हम लोग। कलकत्ता संदेश खाली को लेके जिस तरह से पूरा माहौल बनाया गया था, ऊपर से गवर्नर साहब भी फंस गए हैं। और वो गवर्नर साहब जो एक भाजपा के कार्यकर्ता की तरह वहाँ एक्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो अभी क्या तीसरे राउंड में कुछ मामला उभरेगा या सीधे सीधे सब ममता बनर्जी के हाथ में चला जाए। नित्यानंद जी आप अपना माइक ऑन कर। देखिए, पहले तो अभी विघ्नेश जी आए हैं, बाकी सभी साथियों को नमस्कार फिर से। विघ्नेश सर थोड़ी देर से जुड़े हैं। तो कलकत्ता में ही एक चीज है कि चुनाव के साथ साथ
देश भर का तो नहीं कह सकते, लेकिन बंगाल बहुत गर्म है। अब इसको आप कैसे समझना है समझ लीजिए। बंगाल गर्म है, और बंगाल में लू है, गर्म हवाएं चल रही है। देखिए, आपको दो चीजों को थोड़ा अलग करके देखना पड़ेगा। जैसे जो संदेश खाली का मसला है, उसे आप एक स्टिंग ऑपरेशन से इसलिए, क्योंकि ईमानदारी से बात कहनी होगी कि सीरियस उसे खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जमीन अधिग्रहण और ये सब इस तरह की जो कब्जे और ये इस तरह के मामले तो आज का नहीं है, ये पुराना मामला है और ये चीजें। दूसरा है कि जो संदेश खाली का जो अभी आया है और वो पॉलिटिकल उसमें है, दोनों पार्टियों का दावा है। अभी बीजेपी ने भी ये कहा है कि भाई ये ईआई के और उसके जरिए जो है आवाज को टेम्पर किया गया, क्योंकि ये जांच का मसला है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसमें बहुत ज्यादा बोलना, और वैसे भी ये मामला अदालत में है, तो मुझे लगता है कि उसमें हम और आप ज्यादा एक्सपर्टीज तब तक ना करें जब तक उसमें चीजें सामने ना आ जाए। टेक्निकल मसला है स्टिंग वाला जो है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ना तो उसको आ, हम दरकिनार कर सकते हैं, मतलब खारिज कर सकते हैं, और ना ही उसे अभी तुरंत हम ये मान के चले कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ये जो भी है। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है। ये जरूर है कि संदेश खाली को जिस तरह से बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, और भुनाने विशेषकर उसमें जो आरोपी है उनके धर्म को सबसे पहले सामने लाने की कोशिश की गई कि वो भी लोकल लोगों के द्वारा, मतलब जो इनके लोकल नेता है उनके जरिए ये बताया गया कि भाई वो मुसलमान हैं, और जो जातियां हुई है वो हिंदू धर्म की है। मतलब सीधा सीधा हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ करने की कोशिश की गई है। और वो काफी हद तक, बहुत हद तक नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ काफी हद तक वो उसमें सफलता उनको मिली भी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि अ, हालांकि पूरे उसमें इसका असर नहीं पड़ा, पूरे बंगाल में इसका उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन असर इसका है। जनता में ये क्या है, मैसेज कन्वे करने में वो सफल रहे। हाँ, एक जो राज्यपाल का मसला है, राज्यपाल का भी ऐसे समय में आया हुआ खबर ये है कि राजभवन में उस केस के आने के बाद पुलिस की एंट्री बंद कर दी, जबकि मोदी जी यही रात बिता के गए, उसमें एक शब्द नहीं बोले वो। अब तृणमूल वाले इसको लेके चीजें कर रहे हैं। उसके बाद आ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्यपाल की भूमिका रही है, चाहे वर्तमान राज्यपाल है या इससे पहले के जो धनखड़ साहब थे, जो अब वहां चले गए, उपराष्ट्रपति बन गए, दिल्ली पहुंच गए, उनके अगर पैटर्न को देखेंगे तो वो कभी भी आपको ये ऐसा लगेगा नहीं कि उन्होंने जो राज्यपाल की जो भूमिका है, जो संवैधानिक पद है, उसके तहत ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करते। वो एक, मतलब जो पार्टी विशेष है, जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी के तहत उन्होंने काम किया, एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, एक पार्टी के नेता की तरह उन्होंने यहाँ पे काम किया है। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं है, कुछ और राज्यों में भी, तमिलनाडु हो, केरल हो, जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, जहाँ जिससे बीजेपी को ज्यादा दिक्कत है, वहां भी इस तरह की चीजें लगातार आप देखेंगे, लगातार आती रही है। ये एक चीज है जो आमतौर पे आपको दिखता है खबरों में हर जगह। लेकिन जो आप कह रहे थे कि बंगाल में बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं होती, कि बंगाल में ध्रुवीकरण हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं तो काफी हद तक हुआ है ध्रुवीकरण। ये मैं पहले के कई वार्ताओं में ये बात मैं कह चुका हूँ। उसका कारण है कि जो सुदूर एरिया है, जो ग्रामीण अंचल में जो स्कूल ड्रॉप है, जो यहाँ क्लब में लड़के बैठते हैं, और जो यहाँ पे आप जानते हैं ना, पूरे बंगाल में वो बने हुए हैं, क्लब बने हुए हैं जिनको संघ बोलते हैं। मतलब जैसे युवा संघ है, बालक संघ है, मतलब यूथ सेंटर्स बने हुए हैं। और ये वाम शासन के जमाने में ये सब बने थे। और जब वाम शासन यहाँ से खत्म हुआ तो धीरे धीरे ये दो तरफ, पहले तृणमूल की तरफ गए, उसके बाद बीजेपी की तरफ। तो ये संघ, ये जो क्लब है, ये भी, इसमें भी सारा पैसे का खेल है, क्योंकि पिछली बार ममता दीदी ने भी पैसे दिए थे इन क्लबों को, इस बार भी दिए, मतलब 10,000 रुपए दिए थे, पूजा में भी वो पैसे देते। तो अभी पैसे किसके पास है? और क्लब में मोस्टली कौन लोग रहते हैं? क्लब में जो ग्रामीण अंचल में जो क्लब बने हैं उसमें देखेंगे उसके सदस्य जो गांव का थोड़ा दबंग टाइप का होता है, लेकिन वो अनपढ़ होगा, स्कूल ड्रॉप होगा, वो 10वीं 12वीं, ये 12वीं तक भी शायद नहीं गए होंगे, वही लोग क्लब में बैठे रहते हैं। ये एक तरह से उनका वर्चस्व है, या वही गांव में एक तरह का मतलब मस्तान मान लीजिए, दादा मान लीजिए, उनका एक ग्रुप है, वो चीजें करते हैं। ये नहीं कि गुंडागर्दी करते, लेकिन वो गांव की भलाई के लिए भी काम करते हैं, गांव में कोई काम है, लेकिन वो पार्टी केंद्रित रहता है। अब उनको जो पैसा देके वो कर ले वो।
चुनाव का जहां तक मसला है, अगर आप कॉमन आदमी में जाते हैं, इस बार बहुत हद तक टीएमसी कुछ जगह पे आपको लगेगा बहुत बैकफुट पर। उसके कारण है कि जो भ्रष्टाचार के इसके अलावा संदेश खाली को छोड़ अभी दे, तो जो शिक्षा भर्ती, बेरोजगारी, इन चीजों को लेके, और 10 साल सरकार है, तो एक सरकार विरोधी एक वो आता है, एक लहर आता है ना, अंग्रेजी में उसका वो कहते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी जो है, तो वो यहाँ पे है। दूसरा है कि ये गलत फहमी जो मैंने बार बार कहा है कि लोगों को, यहाँ के लोगों को लगता है कि एक बात जो बूढ़े बुजुर्गों से आप बात करेंगे, वो यहाँ पे अ, इसलिए वोट देंगे, जो यूपी की तरह एक हवा आई है कि हम हिंदू हैं तो बीजेपी को देंगे, या फिर वो फ्री अनाज दे रहा है, राशन दे रहा है। तो अगर आप ये बात उनको कहने जाते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा, जो राइट टू फूड है, वो इससे मतलब यूपीए की सरकार में लाई गई थी या वो चीजें, तो वो उनका कहना ये है कि नहीं, ये सारा राशन जो है वो सेंट्रल का है, सेंट्रल दे रहा है। तो इसमें थोड़ी सी वो है। दूसरी बात है कि इन्होंने पूरी तरह से हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ भी किया है, और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से, जिस अ, हद में जाके, मतलब हद से नीचे जाके मोदी जी ने जिस तरह से धार्मिक कार्ड, और मतलब उनका जो भाषण है, मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य सभ्य मेरा मेरा एक चीज मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ। जी। एक तो तृणमूल का जो आधार है, क्या केवल मुस्लिम है, या जो हिंदू था वो चला गया उनके पास जी जी, बीजेपी के साथ? पूरी तरह से देखिए, तृणमूल का कैडर बहुत बड़ा बेस, मतलब बहुत बड़ा है, उनका समर्थन है, लेकिन काफी हद तक उसमें से वोटरों को अपनी ओर करने में या ध्रुवीकरण के जरिए उनके विचारों में बदलाव लाने में, काफी हद तक प्रभावित करने में बीजेपी मतलब को सफलता मिली। उसका एक कारण है जो मतुआ समुदाय के लोग हैं, जो जिनको नागरिकता नहीं मिली थी, जिनको देने का ये हर बार जो वादा करते जैसे, या तो उन लोगों, वो लोग बहुत प्रभावित हैं, मतलब उनका एक तरह से मानिए कि उनका वोटिंग। मथुआ वाले में तो शायद पहले भी बीजेपी का ही हाँ, प्रभाव था, पहले भी था। अभी अभी भी कुछ और हद तक, जैसे जो बुजुर्ग जो है या फिर जो बेरोजगार वर्ग है, उनका एक तरह से गया है यहाँ पे कि वो वोट जो है इस बार, मैंने ग्राउंड में पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को देंगे। तो इस तरह का है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन कुछ सीटें, 4-5 सीटों का इस बार जो है, अभी तक मेरा जो मानना है वो तृणमूल को नुकसान हो सकता है। अभी तक मेरा ये मानना है। उसका एक और कारण है, मैंने पहले भी आपको कहा कि जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस सबसे ज्यादा बंगाल में लगाई गई इलेक्शन के लिए, उसके बाद आ, सारी एजेंसियां, सारी की सारी एजेंसियां, कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो बंगाल में एक्टिव हो। तो इस लेकिन तरह एक चीज मैं देखा कि तमाम चीजों के बावजूद जो टर्नआउट है पोलिंग का, वो सबसे ज्यादा बंगाल में है, मतलब 70-80% के आसपास पहुंच। तो ये क्या एंटी इनकम्बेंसी है का मामला है, या दोनों ओर से मतलब बराबर बराबर का जोर लगाया जा रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल? देखिए, जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो चुनावी विश्लेषक होते हैं, उनका ये मानना, उनका अगर पैटर्न देखे कि अगर बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो वो ये माना जाता है, एंटी इनकम्बेंसी का एक वो रहता है कि भाई सरकार हमें नहीं चाहिए। उसके दोनों प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि पिछली बार से कुछ और सीटों का नुकसान होने की, तृणमूल को नुकसान होने की संभावना है। उसके कई जी। कारण है। ठीक है, जो कारण मैंने आपको गिनाया, रोजगार, और ये जो मतलब जो हाईकोर्ट के जरिए जो जस्टिस गांगुली जो बीजेपी में चले गए, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा भर्ती और तमाम, अभी एक और जज है कलकत्ता हाईकोर्ट में, वो जिस तरह से इनको ये चीजें दी जा रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो सुनवाई नहीं हो रही, वापस आ रही है, तो जो लोग हैं, और बंगाल के लोग स्पेसिफिकली आप देखेंगे, वो देश के साथ कंपेयर नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारे बंगाल में क्या हो रहा है उसको बात करते हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, और जब मैं बात करता हूँ, तो उनका ये कहना कि जैसे अगर मैंने 5 लोगों से बात की, तो 5 लोगों को ये कहना है कि नहीं, ये तो वो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। और ये भीतर भीतर आप देखेंगे, पहले नहीं था। अभी मैंने पिछले 2-3 सालों में ये चीज देखा कि धीरे धीरे जो सामान्य यहाँ पे हिंदू है, जहाँ पे कभी सांप्रदायिक चीजें नहीं आई, तो एक भाव आ गया कि मुसलमान बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। ये खुले तौर पर वो कहते हैं, अगर आप बात करने जाएंगे तो वो ये कह देगा कि नहीं, वो बहुत अत्याचार नहीं, करते हैं। अभी तो जो संदेश खाली वाला मसला आ गया,
ये तो पूरा ये भी मालूम है, भले कोर्ट में मामला गया हो, लेकिन ये तो मामला पूरा राजनीतिक ही था। और तो इसका कोई असर पड़ेगा, या ये मान लिया जाएगा कि जो होना था हो चुका है? नहीं देखिए, उसमें संदेश खाली को दो तरह से आपको दें। संदेश खाली में दो दो वर्ग है। एक वर्ग वो है जो बैठा हुआ है, जैसे मैंने कहा ना कि वो उसको लगता है ऐसा कुछ हुआ, लेकिन आ, उसके बीच में जो रेवन्ना वाला केस आया है, या फिर जो मणिपुर को जिस तरह से कहा गया और भी चीजें हैं प्रचार में, तो उसमें जो समझदार वोटर है, समझदार वोटर इसलिए कह रहा हूँ, जो लगातार पढ़ता लिखता है, या जो उस तरह के मीडिया को नहीं देखता है, जो रिपब्लिक टीवी टाइप का हो गया, या जो दिन दिन रात जो है मैनिपुलेट करके देता है, या जो फैक्ट्स को चेक करता है, उसे ये मालूम है कि ये एक तरफा बात कर रहे हैं बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री। हम्म। लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि जैसे गांव में सुदूर में चले जाइए, मैं आपको बताया ना कि मैं एक बार रायदिघी गया था, रायदिघी सुंदरबन पड़ता है। तो मैं वहां गया था, और वहां जब मैंने पूछा तो मैंने देखा, वहां मैं 10 घरों में गया, तो 10 घरों में मैंने देखा कि रिपब्लिक टीवी बांग्ला चल रहा है, और आप जानते हैं रिपब्लिक टीवी करता है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी, ठीक है। अब वो देख रहा है तो उसको लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ये तो सारे फैक्ट्स बता रहे हैं। वो फैक्ट्स जिसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, मतलब उन्होंने परोस दिया। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक एक चैनल है जो सबसे तेज अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि गाय उसे हवन करने से जो है जी जी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, या फिर गाय भी ऑक्सीजन छोड़ती है। तो इस तरह की चीजें, और मान मतलब लीजिए, यह है कि जो इधर का जो पूरा हवा थी अब उधर पहुंच गई है, इधर के हाँ, लोग अब थोड़ा इसका मतलब। दूसरा है कि जो हुगली वाला क्षेत्र है, जो जूट मिल वाला क्षेत्र है, जहाँ पे जी मतलब प्रवासी लोग हैं, जो पूर्वाई लोग हैं, प्रवासी मतलब जो जूट मिल में काम करने आए थे, जो हिंदी भाषी हैं, अ, विशेषकर यूपी और बिहार की जनसंख्या जहाँ पे है, वहाँ पे इनकी हवा है। लेकिन हालांकि पिछले बार उस जगह पे जीत नहीं पाए थे विधानसभा में, जीत वहाँ के तृणमूल की हुई थी। लेकिन वो कहना यह है कि वोट, बहुत लोगों का आरोप है कि वोट डालने नहीं दिया जाता। अ, जो है काफी हद तक वो सच भी जी है, जी। कुछ जगह पे ये चीजें, जी तो ये हम मेरा कभी तक। जी हम फिर आएंगे। अनिल जी, बिहार में क्या स्थिति है? हालांकि अ, अभी इंडिया अलायंस कहिए या खास करके तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। और ऊपर से नीतीश बाबू का भी मामला थोड़ा सा डामाडोल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पलटेंगे, फिर से क्या होगा। तो अब ऐन वक्त पे ऐसे मझधार में चुनाव है, 2 राउंड का हो चुका है, तीसरे राउंड में भी शायद बिहार में कुछ होगा, सीटें होंगी। क्या लग रहा है अभी, मतलब एक और हमारे प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से लेके क्या क्या सब भैंस तक बेचने पाकिस्तान, और ये जो पूरा का पूरा जो सेंटर कर दिया है कांग्रेस पे, या खास करके राहुल गांधी पे, तो इसका असर वहाँ पड़ेगा, या जो जातीय ध्रुवीकरण है वो केवल वही काम करेगा, एंटी जी इनकम्बेंसी कुछ? जी जी, धन्यवाद हिम्मत जी। इस बातचीत के लिए, चुनाव के मध्य में इस तरह की बातचीत के लिए एक बात हमको बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी चाहिए कि इस बार के चुनाव में कोई लहर नहीं है किसी खास के पक्ष में। इसीलिए बहुत सारी बातें अस्पष्ट दिखती हैं। लहर रहती है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इस बार इस तरह का कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात कि तौर पर आप इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बिहार को बहुत टारगेट कर रहे हैं। वो खींच करके, वो टारगेट करना है तो खींच करके टारगेट करना है। आदमी जब खींचता है, आदमी जब क्रोधित होता है, तो इसका मतलब है कि अब वह पराजित हो रहा है। वो टेम्परामेंट जो ही हम लूज करते हैं, इसका मतलब है कि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है। हम केवल हो हल्ला गाली गलौज ही कर सकते हैं। तो यह स्थिति एक एक साइकोलॉजिकल स्थिति है। और प्रधानमंत्री को आप लगातार इस तरह की बातें करते हुए, टेम्परामेंट खोते हुए,
और हद से ज्यादा जा करके ऐसा बात करते हुए आपने देखा होगा। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो इससे यह जाहिर होता है कि उनको एक गहरा शौक लग रहा है, उनको भीतर से खबर आ रही है कि हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है जिस तरह की बात वो सोच करके चले थे। एक बात यह। दूसरी तरफ यह कि लगातार धक्का पर धक्का लगता चला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कम बड़ा मामला नहीं था। निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड तक ने कह दिया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और इससे भी बड़ी बात है, यह राजनीति की बेशर्मी की हद हो जाता है यह कि वहीं पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारी हमारी सरकार बनती है तो हम फिर इसको लाएंगे। ऐसा तो हद बात हो रही है। और यह बातें छन छन करके लोगों के पास पहुंच भी रही है। मैं दो ऐसी बैठकों में शामिल हुआ जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित थी, एक मुजफ्फरपुर में और एक जहानाबाद में। और मैंने वहां देखा लोगों के साथ, चूंकि मैं उस बैठक का हिस्सा था। और मुजफ्फरपुर में तो लोगों ने इसके बाद, बैठक के बाद, जुलूस भी निकाली और प्रमुख इलाकों से होकर के वह जुलूस निकली। और उस जुलूस में नारा लग रहा था कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। और यह भी मैंने अनुभव किया कि दुकानों से लोग निकल करके भीड़ में शामिल, जुलूस में शामिल हो रहे थे। कुछ दुकानदारों को भी मैंने देखा कि दुकानों से निकल करके अपनी दुकान के सामने नारा लगाने लगे। तो जहानाबाद में भी देखा कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और बीच बीच में वे शोर मचाने लगते थे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, जब उनको पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरह हुआ है। अभी हाल ही में कोविशील्ड वाला जो मामला आया है कि 52.5 करोड़ रुपया चंदा इसलिए लिया गया कि एक एक जानलेवा टीके को स्वीकृति दी जाए। और आपने देखा होगा कि कोवैक्सीन कम खरीदा गया है, कोविशील्ड ज्यादा खरीदा गया है। जो सरकारी वैक्सीन थी, कोवैक्सीन पर आरोप नहीं है। हो सकता है कि आरोप लगे, लेकिन उस वैक्सीन को कम खरीदा गया है। और 52.5 करोड़ रुपया लेकर के कोविशील्ड को ज्यादा खरीदा गया है। और वह एक जानलेवा वैक्सीन था जो ब्रिटेन में जाकर के इसका पता चला है, यहाँ यहाँ यह पता नहीं चला है। यहाँ तो शायद सिम्टम तो दिख रहे थे, जगह जगह लोग अचानक हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि टीका लेने के कारण मर रहे हैं, टीका लेने के कारण हार्ट हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, टीका लेने के कारण नपुंसक हो रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें सारी कही जा रही थी। लेकिन इसको एक सिरे से नकारा जा रहा था। और अब ये बातें कोर्ट में हुई है, उसने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, इस तरह के साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। तो ये बातें भी छन छन करके तो आम जनता के बीच जो सबसे बाउंड्री लेवल का जो वोटर है उसके पास तक तो जाती ही होंगी। अभी हाल ही में कुछ 2-4 दिन पहले ही प्रज्वल रेवन्ना की जो घटना हुई है, कि उसका कोई इफेक्ट क्या नहीं होगा, कि लोग इस बात को नहीं जानेंगे, कि प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना हजारों हजारों, वह तो उसको कहेंगे कि वह सेक्स पिशाच है। और हजारों महिलाओं के साथ जिसने इस तरह के दुर्व्यवहार किए हैं, और उसके लिए वो इस तरह वोट मांगते हैं कि रेवन्ना को वोट देने का मतलब है तो मोदी को वोट देना है। इस तरह की जो और घटनाएं हुई हैं, पहलवानों के साथ हुई हैं, या दूसरे दूसरे जो इस तरह के सेक्स स्कैंडल हुए हैं, जो चर्चित स्कैंडल हुए हैं, चर्चित घटनाएं हुई हैं सेक्स की, ज्यादातर लोग उसमें भाजपा के ही लोग रहे हैं, मिले हैं। तो इन बातों का छन छन, ये बातें छन छन करके तो आम लोगों तक पहुंचती हैं। किस तरह पहुंच रही है, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि पासवान जाति, जिसके लीडर माने जाते हैं
रामविलास जी माने जाते थे, आज उनके पुत्र चिराग जी माने जाते हैं, कि उन लोगों को मैंने कहते सुना है कि नहीं, इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को वोट देना है। हम्म। बिहार की यह बात है। जबकि उन लोगों का स्वाभाविक जातीय झुकाव होना चाहिए था चिराग पासवान जी के साथ। दूसरी, एक यह घटना मैं कह रहा हूं। दूसरी घटना कि मेरी मुलाकात भाजपा के एक प्रखंड में जो इंचार्ज थे उनके प्रखंड साथ। प्रमुख जी। नहीं, प्रखंड प्रमुख नहीं, प्रखंड के वो इंचार्ज थे वोट के, इस प्रभारी होंगे जी जी प्रभारी, उनसे मेरी भेंट हुई। और उस समय वो लौट रहे थे, उसी प्रखंड में आरएसएस की एक बैठक हुई थी, उसमें से लौट रहे थे। इसके बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे। यह मामला है आपके राज्य गृह मंत्री के इलाके का, नित्यानंद जी के इलाके का यह मामला है। वह बहुत बड़े नेता हैं नित्यानंद जी, गृह राज्य गृह मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा ओहदा है बिहार। जी जी। जो इंचार्ज है उनके इलेक्शन का, वह सरेआम, मैं अकेले नहीं था, मेरे अकेले के साथ बातचीत नहीं हो रही थी, हम्म। कुछ जमात के लोगों के साथ बात हो रही थी, उसमें मैं शामिल था, उस जगह मैं बैठा हुआ था और मैं इस बात को सुन रहा था कि वह जो इंचार्ज है वह आदमी कह रहा है कि किस बात के लिए वोट मांगेंगे, क्या कह करके वोट मांगेंगे, कि कौन कौन उन्होंने काम किए हैं, कि कुछ कहने के लिए नहीं है कि केवल मोदी जी के नाम पर उनको वोट हम मांगेंगे, तो मोदी जी के नाम पर इनको वोट दे दीजिए। उधर मोदी जी मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और इधर उनके सारे लोग हैं मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसके सिवा किसी एमपी ने कोई काम नहीं किया। चर्चा के क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि वह जो एक गांव को गोद लेने की बात थी, उसकी भी बात उन्होंने की कि किस गांव को गोद लिया और कौन सा काम किया, कौन सी एक सड़क है तो 2 किलोमीटर भी बनवाई उन्होंने। तो ये सारी बातें हैं कि अपने सांसदों को वे कोई काम करते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके लिए जो वोट मांगने वाले हैं, वे भी कोई ऐसा काम नहीं गिना पा रहे हैं जिसके लिए उनको वोट दिया जाए, जिसके लिए वो वोट मांगे। तो इस तरह मैं देख रहा हूं कि अभी सारी जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां इस तरह बन रही हैं जो भाजपा के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रही है। अब दूसरा पक्ष में एक और देख रहा हूं कि यहाँ पर मैंने कई जो उम्मीदवार हैं उन लोगों से मैंने बात की, और उनको इस तरह कहने की मैंने तैयार करने की चेष्टा की कि आम लोगों के साथ, कि गांवों में, प्रखंडों में आप नहीं जाइए, आपके लोग जाएं, आपके प्रतिनिधि जाएं, और गांवों में, प्रखंडों में जाकर के बातचीत हो, जो मुद्दे देश के सामने हैं उनकी बात उन तक पहुंचाई जाए, और इसके साथ जो बूथ बूथ है उसके मैनेजमेंट की है सो बात की जाए। लेकिन मैं इस तरफ के महागठबंधन के पक्ष के लोगों को यह मुझे, मेरे लिए असंतोष की बात है कि इस तरह ग्राउंड लेवल पर जा करके बहुत है सो सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, और जो बूथ मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए वह भी मैं बहुत मजबूत स्थिति में नहीं देख रहा हूँ, जिस मजबूत स्थिति में उधर एनडीए गठबंधन का की हालत है ग्राउंड लेवल पर। तो कुल मिलाकर के मैं यह देख रहा हूं कि जिस तरह मोदी जी मंदिर के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और उनके जो उम्मीदवार हैं मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसी तरह इस तरफ महागठबंधन के जो लोग हैं, खास करके कांग्रेस के जो लोग हैं, वो राहुल जी, प्रियंका जी के नाम पर चल रहे हैं, कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो तैयारी होनी चाहिए थी वह नहीं कर वो रहे। नहीं है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम आपसे फिर बात करेंगे। दिग्नेश जी, चार पांच चीजें हैं एक साथ। वो गाय भैंस तो है ही। आज जो सॉरी, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह,
उन्होंने एक बड़ा मजेदार बात कही है कि अग्नि जो अग्निवीर वाला जो मसला है, मैं यदि 4 साल के बाद लौट आते हैं तो नौजवान को ISPCS के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है। दूसरा, आजकल मतलब एक तो इनके पास शायद कुछ खाने के लिए है नहीं, और या इनकी ये फितरत है केवल और केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके ही इसी से काम चल जाएगा, तो बाकी सब दिखाने खाने की क्या जरूरत। और तीसरा कि कुछ अब शायद बोलने लगे हैं, शायद राशन वाशन वाली बात बोलने लगे हैं, लेकिन कुल मिला के टारगेट पे कांग्रेस और राहुल गांधी, ये क्या मामला है? मतलब ये गठबंधन में केवल केवल राहुल को टारगेट करना, शाहजादे भाषा वो बोलते हैं, मतलब गरिमा गरिमा शब्द तो अब शायद उनके लिए रह भी नहीं है। प्रधानमंत्री की गरिमा, फलाने की गरिमा है या कुछ भी, तो ये इतना फ्रस्ट्रेशन क्या है? जी, इजाजत हो तो थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करूं। ये याद कीजिए 2014 का चुनाव, घूम फिर करके आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, आती है आवाज आवाज आ आ रही रही है। जी जी जी। 2014 का चुनाव याद कीजिए, घूम फिर करके पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी के आसपास घूम रहा था। केंद्र में नरेंद्र मोदी थे, उनकी खामियां थी, उनकी खूबियां थी, लेकिन चर्चा का जो मुख्य बिंदु थे वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे। आपने सही कहा, खामियां बताएं, खूबियां बताएं, लेकिन चर्चा के केंद्र में आज राहुल गांधी। खास करके जो एनडीए गठबंधन है, जो भाजपा है, उसके चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी ही हैं। उनकी आलोचना के अलावा 10 साल से सत्ता में रही भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब क्या है, सब्सिडियरी मुद्दे निकाले जाते हैं। जैसे संदेश खाली का मुद्दा निकाला गया, तो एक सब्सिडियरी मुद्दा था। और अब तो ये लगने लगा है, मैं थोड़ा नित्यानंद जी से थोड़ा सा सहमत होते हुए ये बात रख रहा हूं, क्योंकि एआई की बात कर रहे हैं वो शुभेंदु अधिकारी इसके खुद ही मास्टरपीस हैं। और दूसरा कि एआई का जो काम है, जो वीडियो लगभग 32 34 या 36 मिनट का वीडियो है, वो पूरा का पूरा लीक नहीं हुआ था। कुछ जगहों पे कुछ लोगों को वो उपलब्ध हो पाया। तो वो जो वीडियो है, उसमें जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों से बातें हुई हैं, और ये कहा गया है कि इसका दूसरा वर्जन भी 50 मिनट, इसका दूसरा वर्जन भी आधे घंटे 1 घंटे का आएगा, जिसमें 50 महिलाओं से बातचीत जो है वो जनता के सामने रखी है। तो संदेश खाली का जो मुद्दा है वो शुरू से ही अच्छा। दूसरी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी के बारे में ये जमीन पे तो इतनी समझ लोगों में है कि पैसे का खेल करने में बड़े माहिर आदमी, और इस तरह के नैरेटिव गढ़ने का उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी रहा। तो संदेश खाली का जो मुद्दा था
ये हिंदुत्व एक अलग है, मैं हिंदुत्व को अलग लेके चल रहा हूँ और संदेश खाली को अलग लेके। हालांकि कोशिश की गई थी सांप्रदायिक रंग देने की और पूरी तरह से दिया भी गया। नित्यानंद जी की ये बात पूरी तरह से सही है कि अच्छे से इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। ये रंग पकड़ भी चुका था और अभी भी पकड़ा हुआ है, जैसा नित्यानंद जी बता रहे। लेकिन संदेश खाली जो का जो नैरेटिव गढ़ा गया, मैं गढ़ा गया बोल रहा हूं, संदेश खाली का जो नैरेटिव गढ़ा गया, आप ध्यान दीजिए तो वो मणिपुर के प्रत्युत्तर में गढ़ा गया। वो मणिपुर के की जो घटना थी, जो जिसपे नरेंद्र मोदी जी, उनके पूरे कैबिनेट की बोली नहीं निकल रही थी, उसके प्रत्युत्तर में, उसके जवाब में संदेश खाली का पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। ये मेरा मानना है। उसमें हालांकि वीडियो की सत्यता की जांच होगी, तभी बातें आगे आएंगी, लेकिन प्रज्वल रवन्ना के वीडियो के सत्यता की जांच की बात नहीं उठ रही। संदेश खाली के वीडियो के सत्यता की जांच की बात उठ रही है। वजह यह है कि प्रज्वल रवन्ना के इतने सारे वीडियोज हैं कि उसमें आप सत्यता की जांच की बात कितने वीडियोज में उठाए। पहले शुभेंदु अधिकारी और भाजपा की टीम ने यह समझा था कि एक ही वीडियो है, इसकी सत्यता पे सवाल उठा। लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो एक नहीं दो हैं। वीडियोस एक नहीं दो हैं। और अगर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी खुद इसको ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं तो इतनी गैर जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। उसका जो एक पोर्शन उन्होंने डाला है ट्विटर पे, तो इतनी गैर जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। दूसरी बात है, मणिपुर का जवाब था संदेश खाली, खाली का जवाब प्रज्वल रवन्ना। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ये सेक्स स्कैंडल नहीं है। राहुल गांधी जी ने भी बोला ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, ये मास रेप की घटना है। सेक्स स्कैंडल तब होता है जब एक दो चार केसेस होते हैं। यहां हजारों महिलाओं के साथ किया गया, हर उम्र की महिलाओं के साथ किया गया। जो उनके दादी की उम्र की थी महिला, उसके साथ भी किया गया। ये एक तरह का ज़ॉम्बी चरित्र था। राहुल गांधी जी ने यह स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री रहे या मौजूदा देश के गृह मंत्री पे यह आरोप लगाया, और लगाया तो गृह मंत्री अमित शाह का प्रत्युत्तर नहीं आया। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दिसंबर यानी कि 5 महीने पहले से ये बात अमित शाह जी को पता थी। मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री ने जो प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा है, उस 5 महीने पहले की घटना नहीं है। वो अभी 1 महीने पहले की, 20-25 दिन पहले की घटना। जबकि ये जानकारी में गृह मंत्रालय के 5 महीने पहले से थी, जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और उसका कोई उसके उसके उसको खारिज करने के लिए कोई भी अमित शाह जी की तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई भी तर्क नहीं आया, बात नहीं आई। उन्होंने लोकल पुलिस पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन लोकल पुलिस
और इल्जाम की बात जो है वो 10 दिन 5 दिन की है। यहाँ कहानी ये है कि 5 महीने पहले जब ये बात पता थी आ, लोगों को, मतलब देश के गृह मंत्री को, अमित शाह जी को, तो अमित शाह जी मोदी जी इसको दबाना चाहते थे, स्पष्ट है। और ये चीज, ऐसा तो है नहीं कि देश की जनता नहीं समझती। सही कहा अनिल सर ने कि जो जितने भी ये महिला उत्पीड़न से संबंधित केसेस आते हैं, उसमें 90% से अधिक भाजपाइयों के खिलाफ। आप चाहे अच्छा, और उस पे इनका जवाब नहीं होता है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, उस पे इनका जवाब नहीं होता है। उत्तराखंड चले जाइए आप, अंकिता भंडारी का केस है। उत्तर प्रदेश आ जाइए आप, कई सारे केसेस हैं जिसमें हाथरस हो या फिर उनके उनका उन उन केसेस के जो ये है अभियुक्त हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। चाहे वो एक जो भी संत वाला एक चेहरा है, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा हो, और प्रज्वल रौनक चिन्मयानंद की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी, चिन्मयानंद से। हाँ जी जी जी, चिन्मयानंद जी, जी जी। चिन्मयानंद जी, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री थे वो सब। जी जी जी, गृह राज्य मंत्री थे। खैर भाजपा में ये तो अपनी तरफ से जोड़ दूं कि आपराधिक रिकॉर्ड ना हो तो मतलब कि पुलिस और प्रशासन का काम सौंपा ही नहीं जाता। तो वो एक पक्ष था। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपने सही राजनाथ सिंह जी का नाम लिया था, जिस तरह से सिर्फ यही नहीं है कि वो अब इस स्तर पे उतर के बातें कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़का जो फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा हो कई सालों तक, वो आईएएस करेगा, बॉर्डर से वापस आ करके ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें वो उन्होंने एक नहीं किया है। और ना ही वो मोदी से पीछे रहना चाहते हैं सांप्रदायिकता वाले जो बेतुके और बेहद ही भद्दे टिप्पणी। खाली पे भी तो उन्होंने बोला था माइक लाल या क्या कुछ बोला था। जी जी, उन्होंने संदेश खाली को लेके ही बोला था, इसको नेशनल नैरेटिव बनाने के लिए और इसको पूरी तरह से नेशनल लेवल पे भुनाने के लिए उन्होंने कहा था कि किसी ने माँ का दूध पिया हो तो संदेश खाली के ऊपर चुनाव लड़ ले। तो संदेश खाली को एक पुलवामा की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, पुलवामा की तरह संदेश खाली को इस्तेमाल करना चाहते थे। अब जो है वो नैरेटिव उल्टा उन्हीं पे पड़े है। ये एक पक्ष है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास मुद्दा क्या बचा है? क्या बोलेंगे 10 सालों में क्या किया? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2019 के आंकड़े के हिसाब से देश में 43 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के कामगार, ठीक है, अभी के हिसाब से या हमारे हिसाब से 50 करोड़ से काफी अधिक, ठीक। तो ये 50 करोड़ लोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में, उसमें नाई भी है, उसमें धोबी भी है, उसमें रिक्शे वाला भी है, उसमें स्ट्रीट वेंडर भी है, उसमें रैक पिकर भी है, उसमें
जो सड़क पे जूते सिलता है वो भी है, एक दर्जी भी है। उन सब में से इसमें अभी के हिसाब से 400 से अधिक व्यवसाय इसमें आते हैं। उन 400 व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय के बारे में कि उसके लिए मैंने कुछ कर दिया, क्या वो बोल सकते हैं? 50 करोड़ इधर चले गए, बच गए किसान, जनसंख्या उनकी भी बहुत है, क्या उनके लिए बोल सकते हैं कि कुछ किया? चलिए उसे भी आप निकाल दीजिए। तो बच गए शिक्षित बेरोजगार, जिन्होंने शिक्षा लिया है, जो ना किसानी कर रहे हैं ना संगठित क्षेत्र में, उनके लिए बोल सकते हैं कि क्या कि कुछ किया है? उसे भी हटा दीजिए। 100 करोड़ तो लगभग पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, तो किया किसके लिए है? किया किसके लिए है? ये शायद उन्होंने अगर सोचा हो उन लोगों ने, तो वहां से कुछ बात निकल सकती है कि हाँ भाई मैंने दो चार काम कर दिए, लेकिन ऐसी कोई बात निकल के नहीं आ रही है। तो जाहिर है कि डूबते को तिनके का सहारा, मतलब भाजपा को सांप्रदायिकता का सहारा। वो चले या ना चले, भाजपा सांप्रदायिकता और जातीय बंटवारे के अलावा कुछ कर नहीं सकती है। अब आ गई बात वैक्सीन पे। अनिल सर ने बहुत अच्छे से बताया था, तो उसको उसमें मैं जोड़ दूं थोड़ा कि आज एक बड़े ही संजीदा एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार नहीं है लेकिन संजीदा एक्टर हैं, वो श्रेयस तलपड़े। जी जी। तो श्रेयस तलपड़े ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि पता नहीं हम लोगों ने अपने शरीर में क्या डलवा ली, कौन सी मुसीबत डलवा ली, बड़ी बड़ी कंपनियों पे भरोसा करके। कि जब से कोविड आया है, जब से ये वैक्सीन डलवाया है, अब वो कोविड का असर है या वैक्सीन का, कि तब से मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा। सवाल एक बहुत बड़ा था। मोदी जी कहते हैं कि लोग आलोचना कर लेते हैं मेरी, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब होती जब वैक्सीन बनाने के और उसके लोगों के शरीरों तक पहुंचने के बीच के सारे प्रोसेस को मीडिया डिस्क्लोज करती पब्लिक में, ताकि पब्लिक अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके। एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब होता जब लोगों को वैक्सीन लेने या ना लेने की बात खुद से कहने की आजादी होती। उन पे फोर्स किया गया था। मैं खुद भुगतभोगी हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी, ट्रैवलिंग में भी मैंने वैक्सीन नहीं लिया था। मुझे ये बात कम से कम एक अवेयर सिटीजन के नाम के तौर पे, एक साइंस को मानने वाले के तौर पे मुझे ये बात पता थी कि एक वैक्सीन जो है पूरी तरह से उसके हर पहलुओं को जांच करके उसे पब्लिक तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो कम से कम 3 साल का होता है। 1 साल में कैसे कोई वैक्सीन बन जाएगा? पूरी दुनिया अगर अपने जनता को मारना चाहती है, पब्लिक को ठग रही है, तो क्या वही काम भारत को भी करना चाहिए? ये इस पे भी अभी एक और नया मुद्दा आ गया है कि अभी शायद सर्टिफिकेट से उनके फोटो हट गए हैं। हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने उन्होंने दिया है कि भाई ये आचार संहिता लगा हुआ है इसलिए प्रोटोकॉल। आचार संहिता तो जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें भी लगे हुए थे, जी। उस समय नहीं हटा था। हम्म। ये सवाल कौन पूछेगा? जी। तो ये एक तो
जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे या पहले से जो लगाते आ रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है। जी जी, रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ वो आने, लोग। वो उनका अपना काम है, वो करता रहेगा। जी जी जी। उसमें एक चीज है कि अभी जिस तरह से एक्सपोज हुआ है, खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ, एक तो था कि भाई अडानी अंबानी या कुछ मुट्ठी भर जो उनके अपने चहेते कारपोरेट्स हैं, उनको उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब 16-17 लाख करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा जो है उनको दे दिया गया। कहा गया कि इनका हम लोन माफ कर दिए हैं, और दूसरी चीजें। जी लेकिन तो भी शायद जनता को उतनी वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, और इससे ज्यादा एलर्जी नहीं थी। चलो ठीक है, कहाँ से क्या क्या होता है उसमें नहीं पड़ रहे थे। लेकिन ये जो सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से चीजें एक्सपोज हुई हैं कि पहले ईडी ले आओ, फिर वसूली करो उनसे, जिनके लिए पवित्रता का अपना एक बड़ा एक वो मानते थे कि बहुत बड़े पवित्र हम लोग हैं गाय के नाम पे, वो रक्षा के नाम पे, उन कंपनियों से अच्छा खासा, मतलब 250 करोड़, मतलब बहुत छोटी रकम नहीं होती है, वो सब जब लिया है तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक पूरा का पूरा ये जो माने उसका जो शैतानी रूप है, इवन कह सकते हैं, या एक विद्रूपता जो दिखाई देने लगी है, ये भी कारण है कि शायद अब जगह जगह लोग इनके कैंडिडेट्स को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि मैं नित्यानंद जी के पास आ रहा हूँ कि नित्यानंद जी, एक चीज मुझे ये जानना है कि क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए या स्टेट असेंबली की लड़ाई है? पहला कि मतलब ममता बनर्जी के जो रिजीम है जो 10 साल का, उसकी लड़ाई है, या जो सेंट्रल जो पूरा जो मोदी गवर्नमेंट की जो फेल्योर है, क्या वहाँ ये सब चीजें नहीं आ रही हैं सामने? हाँ नहीं, देखिए एक तो इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि विघ्नेश साहब थोड़े से असहमत हुए थे, जब उसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी एकदम कर सकते हैं। क्लियर करना इसलिए जरूरी है, तो संदेश खाली के मसले पे मैंने भी वही बात कही थी कि इसका, क्योंकि ये मामला अभी अदालत पे है और ये अभी चुनाव के दौरान जो है जो चीजें आई है, ये जांच का विषय है। जो विघ्नेश सर ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत इस बात से हूँ कि इन्होंने जिस तरह से चीजें फैलाई, लेकिन उसके बाद जो नहीं मीडिया नहीं, वो ये हम बोले ना बोले, लेकिन आज इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के, क्या तृणमूल कांग्रेस ये मुद्दा बना के जनता के बीच में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये हम जानना चाह रहे ऑलरेडी वो जा चुके हैं। ट्वीट करने का क्या मतलब है, उन्होंने इसको मुद्दा बना ही लिया है हैं। और मुद्दा बनाना भी चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी चीज आई है, क्योंकि इससे पहले भी भाई मान लीजिए कि इन्होंने भी स्टिंग किया, चाहे जेएनयू का प्रकरण हो या दूसरे प्रकरण हो, बीजेपी का रिकॉर्ड रहा हम्म। स्टिंग करना, चीजें करना, इनका रिकॉर्ड रहा। वो जो आपको मालूम है कि एक वकील को मारने की बात कर रहे थे जेल में, जो कांग्रेस के नेता है, याद है ना हाँ आपको? हाँ हाँ, जी जी जी। तो ऐसा बीजेपी के नेता थे। बीजेपी के ही नेता थे, और ये चीजें हमारे वकील भी थे जी। ये चीजें हमारे ध्यान में है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से अब ये मामला अदालत में है। मैं जो दूसरी बात कह रहा था, मैंने ये बात इसलिए कही थी, और जो एक बात और कह दूं, मैंने ये कहा था कि 4-5 सीटें मुश्किल में है। मैंने ये नहीं कहा था हार जीत, मैंने ये कहा था कि 4-5 सीटों में इस बार लड़ाई और थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ लड़ाई उसमें है, और वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। मतलब वो बहुत टफ हो गया। लेकिन एक चीज तो क्लियर कर दूं, नहीं, वो मैं सहमत ही हूँ आपसे लगभग। मैं नेशनल पर्सपेक्टिव में देख रहा था। स्टेट के बारे में बात करें, मैं स्टेट वाले में भी आता हूँ कि स्टेट वर्सेस स्टेट का होगा, पूरे भारत के बनाम वो देखा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। उसमें जो एक चीज है कि उसके बाद जो कुछ मीडिया गए हैं इंडिपेंडेंट तौर पे, जो संदेश खाली या कुछ जो विक्टिम के या जो महिला आयोग के पास जो चीजें गई हैं, अगर ये पर्दाफाश होता और ये झूठ निकलता, देखिए एक तो पहली बात है कि
जांच करने वाली एजेंसियां कौन है, आपको ये जानना पड़ेगा। अभी सरकार सेंटर का है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच करने वाली एजेंसियां, जैसे ये जो गांगुली साहब गए हैं जज, उन्होंने कहा कि आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विद बीजेपी, तो वो उस हम्म फैसला दे रहे थे जब वो बीजेपी के संपर्क में थे, जब इन केसों की सुनवाई कर रहे हैं। तो मैंने जो बार बार कहा कि किस तरह से यहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं, वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बंगाल को टारगेट करके, घेर करके चुनाव कराया जा रहा है कि बंगाल को हासिल करना है, और ये बहुत लंबे समय से है। इसलिए यहाँ पे जो राज्यपाल आए हैं, वो भी एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो भारत सरकार के लिए नहीं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे, जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सीधा हो रहा है। ठीक है, अभी जो मामला आया है महिला के साथ, जो उसका जो आया है मामला जो आया है, उसके बाद मैंने कहा ना कि स्टेट पुलिस को अंदर घुसने के लिए मनाही कर दी, क्यों मना कर दिया, और फिर मोदी रुके तो उससे बात ही नहीं की। तो ये बच के निकलने की कोशिश करते हर जगह। ये जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जो चीजें करते हैं, उसको एक तरफ रखिए। इन्होंने कांग्रेस की सोनिया गांधी और तमाम लोगों के लिए, जिसे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनके लिए कहा कि वो तो वो तो क्रिश्चियन से शादी की है, वो तो मंगलसूत्र पहनते ही नहीं है। ये इस तरह की भाषा, इनका भाषा, इस चरित्र, इनका सब कुछ मतलब सामने आ चुका है, आज नहीं है। ये कोई पहली बार 2024 में ये लोग बिना कब नहीं हुए, ये बहुत पहले से ये लोग नंगे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ कि ये एक्सपोज है पूरी तरह से कि ये भाषा चारित्रिक रूप से बेईमान बेईमान। जो वैक्सीन के बारे में आज से नहीं, वैक्सीन जब लगा रहे थे उसी वक्त शुरू से ये चीजें लोगों के मन में डाउट था, लेकिन एक कंपल्सन आपने कर दिया था कि हवाई यात्रा और ये रेल यात्रा के लिए आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आपको हमने बताया था, इस तरह से इन्होंने कंपल्सन कर दिया था कि आपको जाना पड़ेगा। मैंने मैंने 3 बार अपने पूरे फैमिली का आईटी क्या आईटी पीसीआर या क्या बोलते थे वो जी टेस्ट जी करवाया था, पूरे परिवार का। पूरे परिवार और वो उसमें जो ये जो संदेश खाली वाला जो मसला है, उसको बोल के फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। इसमें हुआ क्या कि ये शुरू से ये बात लग रहा था, और ये आप याद कीजिए कि शुरू के आपको उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि इसको, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि मैंने बार बार जो कहा कि पूरे बंगाल में इसका असर नहीं, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि संदेश खाली का उतना प्रभाव पूरे बंगाल में नहीं है। कुछ हद तक कुछ लोगों पे इसका प्रभाव है, जो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और वो भी ध्रुवीकरण के मसले पे, एज ए क्राइम नहीं कि करने वाला ये था। क्राइम हुआ ठीक है कि करने वाला या ये था और ये था, उसको इन्होंने बुलाया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें सफल इस मामले को लेके नहीं हुए हैं, संदेश खाली को बुलाने में नहीं हुए, क्योंकि उसके बीच में क्योंकि लोग सवाल उसके काउंटर करने लगे ना, और इस बीच में इनका आईटी सेल तेज हुआ है टीएमसी का, और इन्होंने पूछा कि मणिपुर में क्या हुआ, या दूसरी जगह पे इन्होंने सवाल पूछे, या बिल्किस बानो के केस में जिस तरह से मतलब इनको छोड़ा गया इन्हीं की सरकार ने, और जो रेपिस्ट थे उनको माला पहनाया गया, और आज नहीं तो जो कश्मीर में जो बच्ची थी जिसके साथ हुआ था, ये तो झंडा यात्रा लेके निकले थे उसके समर्थन में, अफसा अफसा हाँ अरफा अरफा के नाम पे ना। तो हम्म इनकी ये लिंचर्स जो थे, इनके मंत्री तो उनको माला पहनाने चले गए थे जब वो बेल में छूटे थे। ठीक है, तो ये एक तरफ रखिए, इसका है इसमें बंगाल में दूसरी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी, शिक्षा भर्ती घोटाला, ये तमाम चीजें वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी का वो रहा है कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सारी एजेंसियों को लगा दिया, और जब एजेंसी से पूछा गया ये चीज कहाँ, ये अटैच क्यों नहीं किया, ये अटैच क्यों नहीं किया, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं, चाहे अभिषेक बनर्जी के मामले में या दूसरी जगह पे उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाए। इन्होंने दिल्ली में जैसे किया, जो संपत्ति अटैच तो कर ली, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए कि हुआ क्या मामला, मसला ये जेल में डाल दिया, लेकिन उसमें वो साबित नहीं कर पाए। कुछ मामलों में ऐसे इनके शिक्षा मंत्री भी जेल में ही। ठीक है, दूसरी बात जो मैं कह रहा था उसमें यह है कि टीएमसी के विद इन पार्टी में एक प्रॉब्लम है। अभी इन्होंने उनको निकाल दिया, कुणाल घोष को निकाल दिया, तो पार्टी के बीच में यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं पे जो तालमेल नहीं बना था, अधीर रंजन चौधरी और वाम जो है इनका जो गठजोड़ बना, वो लगातार, आप जो गठजोड़ की बात कर रहे थे लड़ने की, वो लगातार अभी भी टीएमसी पे हमलावर है। अगर चुनाव लड़ना है, अगर आप देखते होंगे, जागरूक होंगे, तो बंगाल में एक दूसरी तरह की लड़ाई चल रही है कि एक तो ये कह रहे कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगी, ममता कह रही है कि अगर जितने वोट दोगे, जितनी सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन उतना मजबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ से अधीर रंजन चौधरी जो इनके एंटी है, उनके समर्थन में स्टेटमेंट देते हैं, या वाम नेता उनके समर्थन में, जो है एक पत्रकार को स्वतंत्र रूप से चीजों को देखना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से देख के आपको चीजें बता रहा हूँ। आप जो नहीं नहीं जी जी बंगाल और इसका डेफिनेटली मैंने कहा कि एक वर्ग है जिसका
कंसर्न ये है कि पूरे भारत में क्या हो रहा है और प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं और उन्होंने क्या किया, तो उसको वो नापता है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ सुदूर हिस्से ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ग्रामीण जो महिला है, अ, और उसको कह दिया जाए कि भाई आपका सनातन धर्म खतरे में है। क्योंकि बंगाल में अ, हिंदुत्व को लोग पालने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु से लेकर तमाम लोग, देख लीजिए दौर में जो पश्चिम बंगाल में जो लोग आए थे, ये चीजें रही है। लेकिन बंगाल में धर्म कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ, धार्मिक चीजें भी, अनुष्ठान भी होते हैं, ये बात मैंने बार बार कहा। लेकिन अब कुछ हद तक जो बार इन्होंने उसको ध्रुवी सॉरी उसको ये ध्रुवीकरण करने में ये कामयाब हुए। और वो भी मैंने कहा कि क्राउड विशेष, शहरों में नहीं कर पाए हैं। और ये बंगाल इस तरह से देखता है कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, इस तरह से। या फिर यही आसपास जहां हम रहते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं कि मतलब कुल मिला के जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक एंटी एंटी इनकम्बेंसी है, उसको भी वो भुना रहे हैं। ये अपना जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी मोदी गवर्नमेंट का है, वो वहाँ काम नहीं कर रही है। स्टेट का मैटर ज्यादा लोगों पे थोड़ा सा है, कुछ हिस्सों में स्टेट का जो मैटर है कि क्या हुआ वो हो रहा है, बजाय वो पूरे भारत में। और उसमें देखिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन वो एक मन में है कि ममता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो इस तरह से एक एक वर्ग देखता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ममता का जो वोट बैंक है, अभी भी उनके पास जो दो शक्ति है, वो मैंने कहा कि तो इन्होंने ये करके और मजबूत कर दिया, ये जो मंगलसूत्र तमाम चीजें करके। उनका तो मुसलमान वोट बैंक तो स्थायी था, और महिलाओं का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक है। हो सकता है उसमें कुछ परसेंटेज इधर उधर हो, अदरवाइज इन्होंने, मैंने बार बार जो कहा है कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया है, जो बाहर भी सराहा गया है। तो वो वोट बैंक उनका वैसा ही है। उसमें हो सकता है कि इधर उधर 1-2% का इधर उधर मसला हो, अदरवाइज वो वोट बैंक तो इनका स्थायी है। जी, ये जो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे पार्टनर हैं, कांग्रेस हो गया, वामपंथी पार्टियां हैं, उनकी क्या स्थिति है? थोड़ा सा अभी तक पता नहीं लग रहा है। नहीं, उसमें देखिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी के लिए भी इस बार खतरा हो सकता है। लगातार वो जहाँ जीत रहे हैं, अगर वो ठीक से नहीं हुआ, कि पहले जो वोट जो है, जो कांग्रेस का वोट भी जाता था, क्योंकि इस बार इन्होंने गठजोड़ कर ली, तो वो अब नहीं बटेगा। ये बात जो पहले चला जाता था, तो हो सकता है कि वो वोट हो। लेकिन अभी भी ऑन ग्राउंड आप देखेंगे कि, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जो हमें, मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों को सीखना चाहिए। बीजेपी में एक खासियत है जो सबको मानना चाहिए, कि उनके सामान्य कार्यकर्ता के लिए या सामान्य उम्मीदवार के लिए भी बड़े नेता प्रचार करने आ जाते हैं। लेकिन आप वाम दल में ऐसा आप नहीं पाएंगे कि कहाँ है। मतलब आप देखेंगे कि जो दिल्ली में पुलिस ब्यूरो के मेंबर है वो आ जाए, जैसे मीनाक्षी यहाँ लड़ रही है, तो उनके समर्थन में उस तरह से चीजें ग्राउंड में आपको नहीं देखी। कि भले ही आप कह रहे कि मीडिया नहीं कवर करती, लेकिन वैकल्पिक मीडिया बहुत सारे हैं, उनके अपने साइट्स हैं, वो तो दिखता है ना। तो अगर पर ये काम वो कर रहे हैं, ये पहले भी हुआ है। इससे पहले वाले चुनाव भी मैंने कवर किया था, आपको मालूम है, विधानसभा। और जैसा हम मान वैसा ही हुआ था। हमारा अंदाजा था कि ऐसा होगा, हमको लग रहा था। तो बार बार जो चीजें कह रहे हैं कि ये जो ग्राउंड पे जो काम करने की बात है, उसमें जो वाम दलों को करना चाहिए था, वो विगत सालों में जो है बीजेपी ने यहाँ किया बंगाल, जी है ना। ये काम वो जी करते हैं, मुझे लगता है जी, कि आदत छूटी है। नहीं एकदम सही कह रहे हैं। उस पर गौर करना चाहिए। अनिल सर, आप दो 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 बातें हम आपसे करेंगे। एक तो आपने कहा कि कुछ नेता मिले थे, कार्यकर्ता, जो उन्होंने कहा कि क्या लेके हम वोट मांगने हैं। दूसरा, एक और जो पूरा बीजेपी के अंदर जो केवल मोदी में बना दिया गया है, भाजपा पार्टी एज ए पार्टी, वो अब उसका अस्तित्व कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है। इसमें आम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनके मनोबल पे कितना असर पड़ा है? दूसरा, जो दूसरी पार्टियों से आते हैं और टिकट मिल जाता है और चुनाव लड़ते हैं, और उन जगहों पे जो पहले से कार्यकर्ता इंतजार करते रहते हैं कि हमको टिकट मिलेगा, या नेता जो भी है, तो क्या उसका भी असर पड़ रहा है क्या? हाँ हिम्मत जी, जी बहुत सुंदर आपने बात तो उठाई है। कि मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ कि बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
इस तरह कि हम 25 वर्षों से इसके साथ जुड़े हुए हैं और एक उम्मीद है हमारे पास कि जब चुनाव होंगे, राजनीति में अधिकांश लोग इसी लिए एक्टिव होते हैं कि हमको भी टिकट मिलेगा, हम भी है सो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, एमएलए एमपी वगैरह वगैरह, या कोई संवैधानिक किसी दूसरे पद पर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के पैरों ऐसे लोगों के ऊपर तुषारापात हुआ है कि ऐसे लोग बहुत कुम्हला गए हैं और इनएक्टिव हो गए हैं। जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि उसके जो अ, अ, नेता कार्यकर्ता हैं, तो वे कार्यकर्ता केवल नहीं है, वे नेता भी है। कि जो नेता कार्यकर्ता लोग हैं, उनके पास भी अब यह कहने को, जो जिस बातचीत का मैंने जिक्र किया था, उस बातचीत में उन लोगों के साथ यह भी बातचीत हो रही थी कि तब हम लोगों के साथ तो लाचारी है, वही कह रहे थे जो प्रखंड प्रभारी थे, कि हम लोगों के साथ तो लाचारी है। स्वाभाविक है कि वह सवर्ण थे, कि हम लोगों के पास लाचारी है, किस दूसरे को किसको वोट दें। यह बात, इस बात से दो बातें आपको जाहिर होंगी। एक बात यह कि सवर्णों के साथ बीजेपी के साथ सवर्ण जुड़े हुए हैं। एक बात यह इंगित हो रही है कि वो लोग जाएंगे। दूसरी बात यह ज्यादा महत्वपूर्ण इंगित हो रही है कि जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए सवर्ण हैं, वे लोग एक्टिव नहीं है, वे लोग निराशा में हैं, वे लोग उत्साह में नहीं है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बिहार में वोट का प्रतिशत है सो लगातार कम है, जब पूरे देश में भी कम है, और बिहार में तो और ज्यादा यह कम है। कि जो उत्साह होना चाहिए था बीजेपी के कार्यकर्ताओं में या बीजेपी के वोटर में कि हम है सो जूझ करके वोट देंगे, उसको जिताने की कोशिश करेंगे, जो पहले इलेक्शन तक है सो दिखाई पड़ता था, और इस बार वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैं यह भी कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आदमी टेम्परामेंट खो देता है, इसका मतलब है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तर्क वितर्क अब नहीं बच रहा है, काम की बात अब उसको कहने के लिए नहीं उसके पास रह गई है। मोदी जी जब यह बिहार के शहजादे कह करके संबोधित कर रहे हैं और तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो इससे उनको आभास हो रहा है कि बिहार में हमारे वोटर खिसक रहे हैं, या उनके पास मैसेज जा रहा होगा। हम चुनावी विश्लेषक नहीं हैं, हम चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी राजनीतिक दल से भी उस तरह नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में, एक सामाजिक पर्यवेक्षक के रूप में मैं यह महसूस कर रहा हूं कि जिस तरह 39 सीटों को बिहार में पिछली बार बीजेपी अपने खाते में ले गई थी, वह बात इस बार नहीं होने वाली है। और उसमें एक बहुत ज्यादा कमी उसमें आ जाएगी। और यह जो इंडिया गठबंधन है, वह एक अच्छे मुकाम को हासिल करेगा। और संख्या मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि कितना कितना होगा, कितना नहीं होगा, यह सब टीवी वालों का काम है। जी जी, वो सब उनका काम है, हम उस पर जा भी नहीं रहे हैं, हाँ, मुद्दों पे लेकिन बात कर रहे हैं। जी जी हाँ। जो समाज और लोगों का रुख मैं देख और पहचान रहा हूँ अपनी दृष्टि से, अपनी जी आंखों, उसमें मुझे यही दिखाई पड़ रहा जी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विघ्नेश जी, एक चीज है कि काम आपने किया नहीं, और जो काम करने के लिए अपना पूरा एक मैनिफेस्टो लेके आया, जी ये हम काम करेंगे, जी तो आपने पहले दिन कहा कि ये शायद मुस्लिम लीग का वो है। फिर कहाँ से करते करते क्या क्या गाय निकाल ले जाएंगे, एक्सरे करके सोना निकाल ले जाएंगे। ये जो मतलब ये क्या, एक दो चीजें हैं इसमें कि
इनके दिमाग में पहले से था कि इस तरह से किया जाएगा, या ये जो उनके दिमाग में था वो आरोप लगा रहे हैं शायद इंडिया गठबंधन को। दूसरा ये है कि अभी तीन एक तरह का कहिए कि उदाहरण हमारे सामने है। वो उदाहरण है चंडीगढ़ मॉडल, जी जी। मॉडल और इंदौर मॉडल। इंदौर मॉडल फंसा हुआ है, अब वो उसमें नोटा वाला मामला आ गया है। उड़ीसा वाला भी है, उड़ीसा वाला। हाँ, उड़ीसा वाला तो अभी चलिए, वो तो वो कह रही हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और ये है। अभी क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये भी एक मॉडल कहा जा सकता है। तो अब क्या इनको ये अब ये लग रहा है कि जनता उनता के चुनाव उनाव से या इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब सीधे सीधे कुछ तिकड़म लगाया जाए, मैनेजमेंट कर लिया जाए, और 20-22 करोड़ यदि हमने वोट हासिल कर ली या करवा ली या जैसे तैसे उसमें मशीन में डलवा ली, जी उससे 303 वोट उनको सांसद उनको मिल गए थे पिछली बार। तो कहीं अब वो ये तो नहीं है कि अब जायज, मतलब हमको क्या लेना देना है, जो जिनके लिए हमको काम करना है वो करें, और देश की जनता को जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण और तमाम चीजों में उलझा दिया जाए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अभी अनिल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मोदी जी महसूस कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। ये बात कल उन्होंने एक पब्लिक रैली में वो अपना 2014 और 19 वाला जो तरीका था उसको दोहराने की कोशिश की थी। उन्होंने जनता से पूछा कि जो लोग चोरी करते हैं, हेमंत सोरेन की चर्चा करते हुए, कि जो लोग चोरी करते हैं उन्हें जेल में भेजा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहली बार में आवाज नहीं आई, फिर से पूछा, आवाज नहीं आई। तीसरी बार पूछा, एक आध आवाज आई। इनकी हिम्मत बढ़ी, चौथी बार भी पूछा, 10-20 आवाज आई। पांचवी बार पूछा, 50-100 आवाजें आई, और वो भी दबी दबी सी। तो इतना तो उनके समझ में आने लगा है कि वोट बैंक खिसक रहा है। मैं एकदम से सहमत हूं उनकी अनिल सर की बात से कि अब जो है, देखिए, जाने वाले को एहसास हो जाता। दूसरी बात है, चंडीगढ़ मॉडल है, सूरत मॉडल है, उत्तर प्रदेश में भी एक जगह पे हुआ है, हरियाणा में एक जगह पे हुआ है, इंदौर में हुआ है। लेकिन इन सब मॉडलों का जो से भी अधिक गहरा शीर्ष मॉडल जो है, हम्म। जो मॉडल चाणक्य मॉडल है, वो गांधीनगर मॉडल, वो गांधीनगर मॉडल है, जहां पे अब तक 16 स्वतंत्र और छोटे छोटे पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। और ये इल्जाम भी लगाया है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे धमकाया प्रेशर जा रहा है। प्रेशर डाला जा रहा है, हम हम्म। हम हमें डराया जा रहा है। तो है क्या कि अब वो जो चाणक्य मॉडल है उसका भी धीरे धीरे उसकी भी परत खुल रही है। दरअसल ये जो चाणक्य मॉडल है, ये अंडरवर्ल्ड का मॉडल। अंडरवर्ल्ड में ऐसा ही होता है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि या तो जो इस मॉडल के जद में आते हैं वो तीन ही कारणों से आते हैं, या तो नोटों पे नजर, या फिर प्रताड़ना, या इंस्टीट्यूशन का डर, और या फिर कॉरपोरेट का जमाना है, अपने बच्चों की फिक्र। ये जो तीन चीजें हैं,
इन 3 चीजों का एनकैश किया जाता है। बच्चों की बहुत वजह से, बहुत और कारणों से भी फिक्र हो सकती है कि बच्चा आपका कॉलेज गया वापस नहीं आ पाए। हाँ, एक्सटॉर्शन वाला जो पूरा मसला है। ये सब मॉडल्स हम लोग पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं, अभी नए नए मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि कम से कम 100 तो मैंने देख लिया है, वीडियोस देख लिए हैं जिसमें कि बीजेपी के या तो नेता भगाए जा रहे हैं, या मीडिया के एंकर भगाए जा रहे हैं, या क्या कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व को भी दौड़ाया जा रहा है। स्टेट के जो शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं, खट्टर साहब हैं और भी बहुत सारे हैं, उन सबको दौड़ाया जा रहा है। ओम बिरला साहब, उन्हें भगाया गया वापस। अब स्पीकर थे, लोकसभा स्पीकर थे, उन्हें भगाया गया। तो अब पब्लिक अपने तरीके से कैसे और बताए कि भाई आप चले जाइए। तो कुल मिला जुला करके देखिए, जो भी ये सारे मॉडल हैं, ये अकेले पार्टी का काम नहीं होता है। इसमें जब तक आपके सर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, या फिर वो जब तक आंखें नहीं मूंदेंगे, या वो जब तक आपको 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 बैकडोर से सहयोग नहीं देंगे, आप ऐसे मॉडल्स को नहीं अपना सकते। और क्या पता कि इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ भी इसी मॉडल का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसको मैंने कहा, नोटों पे नजर, प्रताड़ना का डर, या फिर बच्चों की फिक्र। ये जो चीज है, ये जो मॉडल है, क्या पता उनके साथ ना हो रहा हो। जी तो जी। ना करके, लेकिन वो जद में है, सबसे ज्यादा जद में अगर कोई है तो वो इंस्टीट्यूशंस हैं। चाहे वो, मैं खुल के बोलना चाहूंगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो जो अपने आप को स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन मानता है, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मैं एक नागरिक के तौर पे नहीं देख पा रहा हूं उनकी स्वतंत्रता को, महसूस नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी भी समस्या हो सकती है और उनकी भी समस्या हो सकती है कि मैं एक नागरिक के तौर पे उन्हें स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह के सांप्रदायिक फ्रिंज एलिमेंट की बात किया करते थे नरेंद्र मोदी जी। हालांकि वो पहले से नंगे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में नित्यानंद जी ने कह दिया कि उनकी जो भाषा है वो खुली हुई है, लेकिन ऐसे भाषाओं पे कम से कम शर्मो लिहाज अपने इंस्टीट्यूशन का के एक डेकोरम को, डेकोरम सही सही शब्द नहीं होगा, मतलब उनकी उसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए कम से कम एक नोटिस थमा दी जाती थी। एक मैंने एकदम सही कह रहे हैं आप। अभी जिस तरह से धर्म का नाम लेके या तमाम चीजें हो रही हैं, तो बस इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि मुझे अब ये लग रहा है कि ये जो चुनाव है, ये इंस्टीट्यूशंस वर्सेस जनता है। इसमें ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना कोई और है। यहां पब्लिक और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशन पब्लिक को उसका अधिकार नहीं देना चाह रही है, इंस्टीट्यूशंस पब्लिक को उसका अधिकार नहीं देना चाह रही है, भारतीय जनता को उसका अधिकार नहीं देना चाह रही है, और जनता जो है। एक चीज इसमें मैं रोकना चाहता हूँ। एक इसलिए इसी में इसी का एक कड़ी है कि जैसे ही अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि संविधान हम बदलना चाहते हैं,
और बिल्कुल। 4-5 जगहों से चीजें आ गई, और वो कैसे जाके सीधे सीधे निचले स्तर पे, जहाँ जिससे थोड़ी बहुत जो संविधान प्रदत्त कुछ अधिकार हैं आम जनता को, खास करके दलितों को, आदिवासियों को, सबसे उत्पीड़ित समूहों को, 14 अप्रैल के कार्यक्रम में किस तरह से वो चला गया है मास लेवल पे। अब इनको हालत ये हो गई है कि अ, इसी पर मैंने सफाई देनी पड़ रही है लगातार। तो ये भी क्या असर किया है क्या, मतलब इस पूरे मसले में? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आपसे कह रहा हूँ। संविधान वाला जो मसला है, जो उन्होंने कहा कि हम बदलना चाहते हैं, तो देखिए, ये भी असर किया है? मैं तीनों लोगों से बस भी दो बात करूंगा इस दो पे। हाँ। लाइनों में इसका जवाब होगा कि जो जनता हम्म। आज तक, जिस जनता ने ध्यान नहीं दिया कि उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और संविधान से दरअसल उसे मिलता क्या, कभी भी इस पे ध्यान नहीं गया, क्योंकि जिंदगी जरूरत भी बड़ी। नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, हो रहा था सब। हाँ हाँ हाँ, तो बड़ी नॉर्मल सी चल रही थी जिंदगी। थोड़ा भ्रष्टाचार भी था, लेकिन थोड़ा अ, सहयोग भी था, सब कुछ था। एक मिक्सचर सा था, एक मिला जुला सा था। जी। ऐसे में जब बैरियर्स सामने लगाए जाने लगे, हम्म। जब बैरियर्स सामने में लगाए जाने लगे, जब लोगों के अधिकार धीरे धीरे छिनने लगे, जब जो निचले पायदानों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी नौकरी भी गई, उनकी खेती किसानी भी जा रही थी, उनकी मेहनत मजदूरी भी जा रही थी, उनका सब कुछ जा रहा था। तो दरअसल अब लोगों को समझ में धीरे धीरे आने लग गया है कि नहीं, संविधान था तो इंडियन रेलवेज हमारा था। संविधान, वहां पे हम जनरल बॉगी में बैठ करके कम से कम ठूस करके उसमें एकदम चिपक चिपक करके बैठ करके भी कम से कम यात्रा कर लेते थे। अब वो काम बसों से करना पड़ता है, प्राइवेट बसों से, जो दोगुनी कीमत वसूलती है। उसी मजदूर वर्ग को दिल्ली से बिहार, पंजाब से बिहार बसें चल, हम्म। तो उनके पास जो अधिकार थे, ये तो रेलवे का एक मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे जी जी, सैकड़ों। मैं, हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्यों इसका भी असर पड़ा है क्या? बिल्कुल पड़ा है कि देखिए, आप अब बहुत सारे लोगों को उसके संवैधानिक अधिकारों, उसे ये बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन एक चीज समझ में आ रही कि पहले चीजें हमारी थी, हम्म। बहुत बड़े सेठों, साहूकारों और ऊंचे तबके वाले लोगों की। जी ये बात समझ में आ रही है। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं। थोड़ा हम आएंगे उस पे, जी। और चूंकि लंबा हो रहा है, अनिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट कर लें। एक तो सवाल वही है सर कि अब क्या जनता यदि आपके खिलाफ हो गई है तो चुनाव ही ना कराएं, जिसका डर लग रहा था। और दूसरा ये कि ये जो मॉडल आए हैं, खास करके यहाँ से, सूरत से, इंदौर से, और तमाम जगहों से। तीसरा कि क्या ये सचमुच में बीजेपी डर गई है कि अब उसको लग रहा है कि एक वोट नहीं मिलेगा हमें, और जो अब जैसे भी हो इसको हमको ये करना पड़ेगा। जी हिम्मत जी, जी। यह बात तो सही है कि वह डर ही गई है, लेकिन यह उसके चरित्र को भी द्योतित करता है, चरित्र को भी उजागर करता है कि इन जगहों से पहले लोग चर्चा करते थे कि लोकतंत्र खतरे में, आज से चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम्म। लोकतंत्र खतरे में है।
संविधान खतरे में है। यह चर्चा कई वर्षों से यह जमीन पर हो रही है, प्रगतिशील लोग इस बात को कर रहे हैं चर्चा। और अब जाकर के, अभी जाकर के आप बहुत स्पष्ट कुछ महीनों में, कुछ हाल के दिनों में आप इसको बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। कि नीति आयोग का एक सुप्रीम आदमी इसके खिलाफ लेख लिखता है, अर्थात वो लेख मात्र नहीं है, वह उसका निजी विचार नहीं है, वह एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। वह एक बौद्धिक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि अब संविधान की जरूरत नहीं है, संविधान ओल्ड हो गया है, संविधान पुराना हो गया है, अब हमको नए संविधान लाने की जरूरत है। यह एक बौद्धिक स्थापना वह प्रस्तुत करता है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि आपको इस तरह का अनुभव है या नहीं, लेकिन मैं एक अनुभव सुनाता हूं। हो सकता है कि मैंने पहले भी कहा होगा। ये बिहार में एक जहानाबाद जिला है जो कभी क्रांति की जमीन हुआ करती थी, और वहां पर बहुत ही जातीय संघर्ष, हिंसक जातीय संघर्ष घमासान हुआ था कुछ दिन पहले तक। और वहीं पर जेल ब्रेक कांड भी हुआ था, वह बहुत पूरे संसार में वह चर्चित हुआ था। उसी जहानाबाद जिले में एक संगठन है जनमुक्ति, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। इसलिए मुझे यह बात उस ढंग से पता है कि कुछ लोग, जहानाबाद जिले की उस आश्रम से आई खबर की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे ऑफिस की यह बात है। वहां पर लोग पहुंचे हुए थे कि कुछ लोग, 3 लोग गेरुआ वस्त्रधारी जो साधु वेश में थे, साधु वेश में राजनीतिक काम था। तो साधु वेश में वे लोग एक पर्चा लेकर के घूम रहे थे। उस पर्चे में लिखा हुआ था कि हमको संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहां उस समय, जिस समय वे लोग पहुंचे थे दोपहर के समय, वहां पर शंकर नाम का एक लड़का था, वो लाठी लेकर के दौड़ा उन लोगों को मारने के लिए, तब वो लोग भागे। उस आश्रम के, उस ऑफिस के परिसर से उनको भगा दिया गया। लेकिन इस तरह के तो करोड़ों लाखों लोग होंगे जिन्होंने, जिनके पास तक वह पर्चा लेकर के पहुंचे होंगे वे लोग, और जिन्होंने उस पर सिग्नेचर भी किया होगा। अर्थात कि भीतर ही भीतर इस तरह कई साजिश या राजनीतिक साजिश, जिस राजनीतिक साजिश को करने वाली सरकार ही है। ये एक और बुरी बात है कि राजनीतिक साजिश अमूमन विपक्ष की तरफ से होती है। यहाँ पर सरकार ही साजिश राजनीतिक कर रही है। इस तरह की राजनीतिक साजिश भीतर ही भीतर लगातार चल रही है। अब इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में जो उसका घोषणा पत्र है, बीजेपी का घोषणा पत्र है, वह मोदी की गारंटी है। घोषणा पत्र है पार्टी का, और घोषणा पत्र का नाम है मोदी की गारंटी। आपको क्या यह डर नहीं लग रहा है कि यह लोकतंत्र एक राजतंत्र में बदल रहा है? आपको क्या यह सूरत वगैरह वाली जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, कई जगहों पर इस तरह की, शायद 11 जगहों पर इस तरह की बातें हुई हैं कि कमोबेश, कहीं ज्यादा रूप में कहीं कम रूप में, लेकिन शायद 11 जगहों पर इस तरह की बात हुई है जहां पर कैंडिडेचर वापस लिया गया है। तो क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि यह अब चुनावी प्रक्रिया अब समाप्त होने जा रही है? इसका आभास, इसका सिम्टम आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है? याद आ रहा है पुलवामा की घटना की। उस दिन हम लोगों ने एक आयोजन किया था गांधी मैदान में। वहां पहुंचने में मुझे देर लग गई थी। जिस पुलवामा की घटना के कारण विपक्ष को हमलावर होना चाहिए था, उस पर, भाजपा पर हमलावर, सरकार पर हमलावर होना चाहिए था, कि उसकी नाकामयाबी थी कि वो भाजपा ही और आरएसएस के लोग ही हमलावर हो गए।
और मुझे याद है कि जब हम लोग वहां पर दीप जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे, उस समय वहां पर हजारों की संख्या में डीजे वगैरह लेकर के लोग पहुंच गए, और ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया कि नाम खोल करके मैं कह रहा हूं कि शकील साहब भी, कटिहार के विधायक थे, कि वे भी आए हुए थे, और भी कुछ मुसलमान साथी थे, और वे लोग चुपके से निकल गए वहां से कि निकल चलो यहाँ से। इस तरह का माहौल उन्होंने बना दिया था। यह मतलब कि इस तरह का माहौल बना करके और जनता को अपने पक्ष में, कि सचमुच यही ठीक है कि 75 वर्षों में इस समुदाय ने क्या दिया, गरीबी ही तो दी, हम अमेरिका तो नहीं हो सके। यह बात भुला दी जाएगी कि 75 वर्षों के बाद जो 10 वर्ष के बीच में जो यह 10 वर्ष का जो चला है, उसमें हम और ज्यादा पीछे हो गए हैं। यह आधुनिकीकरण के जी फेर जी जी। और ज्यादा सारे मान लेकिन पीछे हो गए। एक इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा का पूरा जो तंत्र कायम हुआ है या किया जा रहा है, ये इसके पीछे आरएसएस ही है, जो सब सारे कहिए कि वो अपने रख रही है। हम कहते हैं शतरंज के प्यादे। ही आरएसएस ही है, और बैकग्राउंड में, और वह भाजपा उसका हाथ है, आरएसएस उसका दिल और दिमाग है, आरएसएस भाजपा उसका उसका हाथ है, और वही हम्म दलित के मुंह में पेशाब करवाती है। वही दलित मानसिकता रेपिस्ट को जेल से छोड़ने पर है सो उसका अभिनंदन करती है। वही मानसिकता किसी किसी मुस्लिम को खंबे से पकड़कर पुलिस से खंबे में बांध करके पुलिस से पिटवाती है। यह मानसिकता है, यह सिम्टम्स जाहिर कर रहा है, या नमूना जाहिर कर रहा है कि किस तरह के हिंदुस्तान को बनाने की कवायद हो रही है। जी जी अंत में मैं यह बात कहना चाहता हूँ, यह बात कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि अ, एक बैठक हो रही थी दिल्ली में। वहां जर्मनी युद्ध करके लौटा हुआ एक लड़का था, वह बिहार का ही था। क्योंकि वह बिहार का था इसलिए मेरे इर्द गिर्द वह ज्यादा रहता था। मैं भी उससे बिहार के जर्मनी के बारे में जानना चाहता था। बातचीत करते हुए उसने एक बात कही थी, हजारों लोग आपके इस वीडियो को देखेंगे, तो इसलिए मैं बात यहाँ पर उल्लिखित करना चाहता हूँ। उस लड़के ने कहा था कि जर्मनी के लोग, जर्मनी के जो नाती पोते हैं अब के, वे अपने उन नाना दादाओं के साथ नहीं रहते हैं जो हिटलर की सेना में थे, जो नाजी सेना में थे। जी जी जी। वे हेट करते हैं, इतनी वे घृणा करते हैं। तो हमको आज या सावधान होना चाहिए, या सोचना चाहिए कि क्या हमारे भी नाती पोते हमसे इसी तरह घृणा करेंगे। जी थैंक जी यू। एकदम जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। नित्यानंद भाई, सवाल वही है जो मॉडल चंडीगढ़ से शुरू होते हुए ये सब हो रहा है, तो क्या आप कोशिश ये हो रही है कि जनता को जागरूक किया जाए, जिसके बल पे जनता कोशिश है कि हमारे पास एक वोट का अधिकार तो है। हाँ नहीं देखिए, मैं अभी अनिल सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, तो उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन मैं उनकी एक बात से ये जोड़ना चाहूंगा कि संविधान उसी दिन खतरे में पड़ गया था जिस दिन ये 14 में जीत के और वो जो संविधान की प्रति में माथा टेके थे, नाटक करते हुए माथा टेके थे ना, संविधान का सम्मान, मतलब जिसको ये पकड़ते हैं वो सूख जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। उसकी एक बर्बाद हो जाता है। आपको बताता हूँ, देखिए दो बातें आपने कही, तमाम तरह के हमने एग्जाम्पल दिए, उदाहरण जो हमारे सामने साक्ष्य मौजूद है। उसमें एक चीज देखी, जैसे जो गांधीनगर वाली सीट पे मान लीजिए कि जो विपक्ष की जो उम्मीदवार है या जो निर्दलीय उम्मीदवार है, अगर ये खबर आ गई है कि उन्हें दबाव दिया जा रहा है, तो सवाल होता है कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, ये तुरंत हम्म संविधान ऑलरेडी खतरे में है, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, कि कोई वो नहीं लिया गया, नोटिस नहीं लिया गया, तुरंत चुनाव आयोग को जाना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि अभी बीजेपी ने बंगाल में अपने 6 लोग हैं उनको इन्होंने सुरक्षा यहाँ प्रदान कर दी, यहाँ क्या खतरा है। और जिनको यहाँ तो किसी ने कोई डराया नहीं, वहां डराया जा रहा है, तो वहां चुनाव आयोग क्या कर रहा है देखिए। और सरकारी उसमें दिया, सरकारी उनको दी गई सुरक्षा। तो चुनाव आयोग को अगर सरकारी सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए, चुनाव आयोग को, अब पूरे आयोग को नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए, सरकारी सुरक्षा की, तो वो सरकार की सुरक्षा में रह के वो संविधान की, जबकि अभी तो वो एक
एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली, तो सारा पावर इनके पास है चुनाव के दौरान। दूसरी बात ये है कि जैसे कल एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज शेयर करता हूँ मैं, ये देखिए, ये कल एक साथी ने, वरिष्ठ पत्रकार साथी ने शेयर कि रायबरेली में कलेक्टरेट जो है उसके सामने ये पोस्टर है, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बता दूं। इसमें लिखा है रावण राम राज्य राज, शायद। नाम रावण राज। हम्म। और कलेक्टरेट जो है उसके बाहर की दीवार पे चिपका के गए, है ना, जो सर हम्म। वो हिंदू राष्ट्र की बात करें तो ये। दूसरी बात है कि देखिए, एक कहानी थी कि राजा को शौक हो सकता है कि आखिर करे या शिकार करे, वो जाके शिकार भी करते थे, मछली पकड़ते थे। तो राजा पिछले कुछ वर्षों से जो है वो कांटा जो है ना, कांटा फेंक रहे थे, तो कांटे में केचुआ लगा रहे थे। तो केचुआ लगाया तो बोला कि मछलियां आकर्षित होंगी। तो राजा के पास केचुआ है मछली पकड़ने, केचुआ समझते हैं ना। जी जी। राजा ने केचुआ पकड़ लिया। केचुआ केचुआ को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर रहा है मछली पकड़ने के लिए, तो वो हम्म। दे दी गई है। और संविधान की जिस तरह से, मतलब आपके बोलने की, आप देखिए कि प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में आज भारत का प्रेस कहाँ पे है, उसकी रैंकिंग कहाँ पे। ये जो चिल्लाते हैं रोज, सच धज के आ जाते हैं ना कि नंबर वन जो चिल्लाते हैं चैनल जो, उनसे ये पूछिए कि तुम्हारी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी तुम्हारी पोजीशन क्या है। क्योंकि वो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं और सत्ता के प्रचार में लगे हुए हैं। मैं जो अभी सर कह रहे थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैं बार बार उस एग्जाम्पल को याद करता हूँ कि याद कीजिए मैं आपके साथ जंतर मंतर गया। हम्म। वो इसलिए नहीं भागे थे, मैं उस भागने के पीछे उसके पीछे एक डर था ना। वो जो भय था कि उठा लिए जाएंगे और जेल में बंद कर दिए जाएंगे, वो जो भय था, उस भय से हो हम्म। कई संगठन के लोग। जी जी जी। आज की बात ये तो है, वो जी। इमरजेंसी हम्म। के टाइम तो लोगों ने बोला, जेल भी गए। हम्म। लेकिन अब तो ऐसा है कि वो बोलने से सोचता है कि ये बात मैं लिखूं या ना लिखूं। तो टारगेटेड चीजें की गई है कि जो सवाल करे, जो चीजें की गई। और अभी इस दौरान लगातार चुनाव के दौरान जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का वायलेशन हो रहा है कि लगातार इंटरव्यू एक संस्था ले रही है और उस इंटरव्यू को लगातार आप दे रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के उतने इंटरव्यू क्यों नहीं लिए जा रहे। ये सारी हम्म। कॉन्सेप्टेड चीजें हैं और पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। तो एक तरह से हाईजेक करके दिखावे के तौर पे चुनाव करवाया जा रहा है, मेरा ये मानना जी जी। है। अब लोकतंत्र की लड़ाई नहीं जी होती है, एकदम। जी। तो समय भी काफी हो गया है और मुझे लगता है कि काफी कुछ विश्लेषण हमारे सामने, जन दर्शकों के सामने आ गया होगा। विघ्नेश भाई, अभी जिस तरह मैं से। थोड़ा सा मैं आज्ञा जी लूंगा, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आज्ञा लेना जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी। आप आए और बहुत शॉर्ट मैसेज पे आप आ गए, संदेश पे आ गए। और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे तमाम कार्यक्रमों में। बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई। जी लास्ट बस एक कहिए कि क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी। और जो मेरे दिमाग में आता रहता है कि अ, वोट कौन देता है इनको। एक तो बेरोजगार जो नौजवान हैं जिनके पर्चा लीक हो रहे हैं, तमाम हो रहे हैं, उसमें सभी मतलब अपर कास्ट वाले जो कहते हैं कि वो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, उसका भी नौजवान परेशान है। श्रमिक है वो परेशान है, किसान है वो परेशान है। जिनको थोड़ा बहुत भारतीय संस्कृति और तमाम चीजों की एक समझ है या लगता है कि वो खतरे में है, वो लोग परेशान है। आम जो तार्किकता वाले जो लोग हैं वो परेशान है, श्रमिक परेशान है। तो आखिर वोट इनको देता कौन है? देखिए, वोट इनको दो माध्यमों से आता है। हम्म। एक वो माध्यम है जिन पर वो हिंदू राष्ट्र वाले नैरेटिव का असर पड़ा है, क्योंकि वो न पहले सोचते थे, हम्म। ना सोचते हैं, ना उनको अपने
पास्ट का पता है, न फ्यूचर की चिंता है, न उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में पता है न कुछ और है। मुझे तो लगता है कि एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा जिसमें हम चारों रहें, और जी वो जी। स्पेशली हिंदू राष्ट्र अगर बनता है या हिंदू राष्ट्र की अगर स्थापना होती है, तो जो पुराना हिंदू राष्ट्र था वो कैसा था, उस पे चर्चा हो, ताकि लोगों के जी। समझ। तो एक तो वो वर्ग है जो उतना ही समझदार है जितनी कंगना रनावत है, मान लीजिए, एक हम्म। के मतलब तौर वो जो पर। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना भगाने के लिए थाली बजाई थी, ताली बजाई थी। जी 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 जी, वैक्सीन लगवाई थी, और बस खुद जी। ही वैक्सीन के इतने बड़े शिकार हैं कि हम्म। मतलब कि जो असर होना है वो भी उन्हीं पे होना। ठीक है, हम्म। शिकार भी वही है, शिकारी भी वही है, ये वो वर्ग है। तभी मैंने कहा कि न पास्ट की समझ, मतलब ना भूतो न फ्यूचर। भविष्यति। हाँ। हाँ हाँ हाँ, एक तो वो गाना याद आता है ना, मनोज हाँ। कुमार की फिल्म का था, मुझे याद आ रहा है कि ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अभिमान की, जय हम्म। बोलो की जय बोलो। तो हम्म। वो जो है एक वो वर्ग है, और दूसरा उनको जो वोट देता है, सबसे ज्यादा जो वोट देता है, खुल के बोलना चाहूंगा, वो इंस्टीट्यूशन जो उनको वोट देते अभी जो गलगोटिया वाला मामला हुआ है, कुछ उसको उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। हैं। नहीं, उस इंस्टीट्यूशन, वो तो इंस्टीट्यूशन ही अ, नहीं। अच्छा, वो ये इंस्टीट्यूशन। ये सारे तो दुकानें हैं, ये सारी तो हम्म। अब एजुकेशन दुकानों में, मॉल्स में मिल रही है। अब हम्म। मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गया था, सॉरी अब एक मिनट लूंगा, मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए स्कूल गया था। वो बिल्डिंग हम्म। घुमा के दिखाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई देखना है कि पढ़ाई कैसी होती है, टीचर से मिलवा दें तो बेटर है, हम्म। मैं बिल्डिंग घूम के क्या करूं। उन्होंने कहा नहीं हम्म। नहीं, यही तो मेन अट्रैक्शन है हमारा, मतलब वो मॉल है, प्राइवेट मॉल्स खोले गए, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जिनसे हम लोग पढ़ के आए हैं, आप आए हैं, अनिल सर भी आए होंगे, वो नित्यानंद जी भी आए होंगे, हम सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही आए होंगे अधिकतर। तो जहाँ पे पढ़ाई का महत्व होता था, ये टीचर अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ये बात होती थी। टीचर बुरे स्कूल तो का हो सकते थे। ढांचा क्या है वो सब पता नहीं चलता था। हाँ, वो महत्व सब नहीं रखता। स्कूल की बिल्डिंग में कहाँ कितने छेद हैं, ये हम कहाँ देखने जाते थे, हम्म। हम नहीं देखने जाते थे। आज वो मॉल्स हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं। इंस्टीट्यूशंस तो चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग, केंचुआ हो, या खुद नागनाथ हो, सापनाथ हो, जो भी हो, तो वो हम्म। इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी न किसी तरह से हमारे हमारे भविष्य निर्माण से जुड़े हुए हैं, या देश को संचालित करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वोट दे रहे हैं, और वो इसलिए वोट दे रहे हैं कि वहां पे इस आरएसएस की बहुत गहरी पैठ है। हर जगह पे आरएसएस वालों की गहरी पैठ है, और आरएसएस और कॉरपोरेट, दो जो दो जो पिलर्स हैं बीजेपी के, हम्म। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के नैरेटिव के साथ। देखिए, हिंदू राष्ट्र मतलब फाइनली ये होगा, इसलिए मैंने कहा कि आगे हम लोगों को एक करना चाहिए प्रोग्राम इस पे कि हिंदू जी, राष्ट्र बने, एकदम मतलब उस पर करेंगे। और दूसरा मुझे लगता है कि 90%। हाँ एजुकेशन वाले मसले पे अनिल सर से हम गुजारिश करेंगे कि एक दिन पूरा का पूरा एक एपिसोड जो शिक्षा का राजनीतिक शास्त्र है उस पर बातचीत किया जाएगा। जी, आप बोले। जी जी जी। तो वही 90 या
95% लोग जो हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता था कि वो सेवा करें और 5% की सेवा करें। तो वही नैरेटिव है, और वो समझ में आना चाहिए इस देश के तमाम उन लोगों को जो आज भी सताए जा रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र में भी सताए गए थे, और जो बीच में संविधान की वजह से देश के देश के मालिक थे, चाहे उन्हें कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो मालिक थे। इतनी स्वतंत्रता थी कि वो किसी को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, किसी के खिलाफ तथ्यात्मक बातें कर सकते हैं, किसी के निर्णयों पे तथ्यात्मक टिप्पणियां कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो अधिकार था उनके पास। अपने अपने संसाधनों, देश के संसाधनों को अपना समझ सकते थे। बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, और खास करके अनिल सर का पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए, और बहुत खूबसूरत दृश्य भी है पीछे उनके। जी तो जी उस दृश्य के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कि दो चीजों पे हम विमर्श करेंगे और बातचीत, खास करके एक तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, जो आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और जो एक विविधता वाली जो संस्कृति है भारत की, वो क्या है और वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ उसको खड़ा किया जा रहा है, इस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा जो शिक्षा को लेके जो पूरा एक राजनीतिक विमर्श है, समझ है, उस पे अनिल सर का एक बेहतरीन काम है और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक एक पूरा प्रोग्राम शिक्षा को लेके, और शिक्षा के तमाम जो आयाम है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, उसमें सामाजिक समावेशीकरण कितना है, और उससे कितना आप एम्पावर्ड करते हैं समाज को, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को कितना आप निखारते हैं। इन सब सवालों पे हम बातचीत करेंगे। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सहयोग आगे भी आप लोगों का बना रहेगा। और हम तमाम दर्शकों से भी अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं, और आपसे एक गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहेगा। और जो भी आपका कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।